हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग पंजाब पीसीएस करंट अफेयर सीरीज। हमने कल पॉलिटी वाली चीज स्टार्ट की थी। पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, दैट इज जो हमारा कास्ट सेंसस है उसको लेके एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये नोटिफिकेशन इशू की थी कि हम इस बार कास्ट सेंसस करेंगे, पर हमें इस चीज़ से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कास्ट सेंसस का जो प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो लीगल प्रोविजन है वो कौन कौन से हैं और कास्ट सेंसस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, उसको हमें देखना है। अब जो पहली बार जो कास्ट सेंस जो हमारा फर्स्ट सिंस इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम कास्ट डाटा बियॉन्ड एससी एंड एसटी विल बी ऑफिशियली कलेक्टेड। इससे पहले भी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है, पर वहां पे सिर्फ एससी और एसटी को लेकर डाटा इकट्ठा किया था। इस बार हम और बाकी सारी कास्ट का भी डाटा इकट्ठा करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इज द फर्स्ट टाइम हम ये कास्ट सेंसस कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि जो स्टेट लेवल पे भी ये सेंसस हुए हैं कास्ट सेंसस, या उसे हम स्टेट लेवल पे कास्ट सर्वे बोल देते हैं उनको, उनमें बहुत ज़्यादा क्या है डिस्क्रिपेंसीज हैं, चाहे बिहार चाहे कर्नाटका, और उनकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इंश्योर करने के लिए कि हमारे कास्ट का सेंसस नेशनल लेवल पे इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो, तो वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस इन इंडिया। अब उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि सेंसस जो है उसका हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या है। एक तो याद रख लें कि आर्टिकल 246 में जो एंट्री होती है 7 शेड्यूल में, तो शेड्यूल में एंट्री नंबर 69 इज रिलेटेड टू द बेसिकली अ सेंसस एंड इट इज अ यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कास्ट सेंसस यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कास्ट सर्विस बस सेंसस है हमारा, तो उसमें सर हम कास्ट का इन्वॉल्वमेंट भी कर रहे हैं तो कास्ट सेंसस बोल रहे हैं, पर वैसे सेंसस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द यूनियन गवर्नमेंट। और वैसे इन जनरल जब हम बात करते हैं कास्ट सर्वे जो हुए हैं वो स्टेट लेवल पे भी हुए हैं। अब इसकी जो अथॉरिटी है वो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब मेन चीज है कि जो कंपोनेंट्स ऑफ सेंसस होते हैं वो क्या होते हैं। पहले तो एक तो होता है इसका हाउस लिस्टिंग एंड हाउस होल्ड हाउसिंग सेंसस, के हाउसेस को लिस्ट करते हैं, एंड देन वी डू अ पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। फेज 2 डिटेल्ड कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा, और पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे होता है एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। तो ये कंपोनेंट है सेंसस के कि पहले हम हाउसिंग को लिस्ट करते हैं, फिर उसमें पॉपुलेशन की एंट्री करते हैं, और इसमें एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी होता है जिसमें हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एज हम उसे क्वांटिफाइबल वे में मेजर करते हैं, ताकि हमें पता हो कि पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या क्या है। पर मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज ये है कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहले हुआ था 2011 में, कास्ट डाटा हमने कलेक्ट किया था, पर पब्लिकेशन इशू था बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, एंड इसलिए नॉन पब्लिकेशन उसको पब्लिश नहीं किया गया ऑफ कास्ट सेंसस को। उसके बाद 2021 का जो सेंसस के चैलेंजेस थे, बिकॉज कोविड आया था तो गवर्नमेंट नहीं कर पाई, तभी हम डिले कर रहे थे। और डिजिटल ट्रांजिशन हो रही है, पहली बार ये सेंसस डिजिटल होगा और डाटा प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाएगा, और एनपीआर अपडेट करना है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये बताती है कि इंडिया में कौन कौन सी पॉपुलेशन कितनी है, कितनी डेमोग्राफिक्स हैं, वो हम सेंसस के बाद इसमें एनपीआर में मेंशन करते हैं। सेंसस अलग है, उसके बेसिस पे जो डाटा आता है वो हम एनपीआर में रजिस्टर कर लेते हैं। तो सेंसस के साथ साथ क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी होता है। ऑफ कोर्स सेंसस के जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के पैरामीटर अलग होते हैं। पर मेन चीज ये आती है व्हाई वी नीड कास्ट सेंसस। पहली बात, यह सेंसस इन जनरल क्यों हमें चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हमारे पास कास्ट डिसएग्रीगेटेड डाटा होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे कि कौन कौन सी कास्ट को फायदा हुआ है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं, किन कास्ट को मिलने चाहिए, सो दैट टारगेटेड इंटरवेंशंस कैन बी मेड। इट इज ओनली पॉसिबल अगर हम कास्ट सेंसस करते हैं। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस। अब जब ये होगा कास्ट सेंसस, तो सोशल जस्टिस मतलब जिस कैटेगरीज को, जिन कास्ट को बेनिफिट नहीं हुआ है, उनको बेनिफिट देने के लिए वी आर डूइंग दिस सोशल जस्टिस। और वही इकोनॉमिक प्लानिंग भी होगी, भाई कहाँ पे फोकस करना है, स्किलिंग करनी है, किन कास्ट को स्कीम्स में लेके आना है। फॉर एग्जांपल स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। वैसे ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो देखती है भाई हमें हेल्थ पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है, स्किलिंग पे करना है, डिजिटल रेवोल्यूशन पे करना है। वो सेंसस में जब कास्ट सेंसस करेंगे तो कास्ट के बेसिस पे डेमोग्राफिक्स आएंगे। तो सेंसस के जो फायदे हैं वही कास्ट सेंसस के फायदे हैं, बस कास्ट सेंसस में हम जो सब कैटेगरी, हम एक बात करें सब कैटेगराइजेशन की कि कौन कौन सी कैटेगरीज को बेनिफिट हुए हैं और किन कैटेगरीज को बेनिफिट नहीं हुए, तो उसके बेसिस पे हम एससीज को रिजर्वेशन दे सकें, तो वो सब कैटेगराइजेशन का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब ये हमारा आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। उसके बाद आता है टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स अ कमीशन टू एग्जामिन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 340। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेट है कि भाई जो आर्टिकल 340 है
उसके अंदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को कैसे हम डिफाइन करें, वो सारी कहानी कहाँ पे आ जाती है, ये सेंसस उस चीज को हेल्प करने में हेल्प करता है कि आपको सेंसस भाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेमोग्राफिक्स आएंगे, उसके बेसिस पे हम रिजर्वेशन देनी है 340 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, तभी दे पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज रिजर्वेशन पॉलिसी बड़ी फेक हो जाएगी, क्योंकि पहला सेंसस है 10 साल बाद या 10 से 15 साल बाद जब सेंसस हो रहा है, अब ये नई चीजें बताएगा भाई क्या एक्चुअली रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट हुआ है। तो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर टू क्रिटिकली एनालाइज द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड इन इंडिया। फिर आती है भाई इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए भी कलेक्ट करता है, और ये जब डाटा अच्छा होगा फिर पॉलिसी मेकिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। फिर ये पता होता है टारगेटेड इंटरवेंशंस कौन कौन सी करनी है, किन एरियाज में किन के लिए करनी है और किस हद तक करनी है, सो दैट रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्रीबीज वेलफेयर स्कीम्स टू द पीपल। अब हम यूनिवर्सल वे में प्रोवाइड करते हैं, तो जो सेंसस होते हैं ये यूनिवर्सल तरीके को छोड़ के पर्टिकुलर टारगेटेड इंटरवेंशन कैसे करनी है वो चीजें ये इंश्योर करता है। अब आता है इंटरनेशनल प्रैक्टिस में, यूएसए भी कलेक्ट करता है, यूके भी करता है, ब्राजील भी करता है, तो यू कैन मेंशन दिस बेस्ट प्रैक्टिस आल्सो। और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को खत्म करने के लिए, कि जो हिस्ट्री में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुई थी उसको खत्म करने के लिए यूनिट क्वांटिफाइबल डाटा। फॉर एग्जांपल हमने कल पढ़ी थी, हमारे पास जजमेंट्स थी एम नागराज, जर्नैल सिंह, उसमें क्वांटिफाइबल डाटा चाहिए होता है, एंड दिस कास्ट सेंसस इज वेरी यूजफुल टू प्रोवाइड क्वांटिफाइबल डाटा इफ यू रियली प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द कंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन चीजों के लिए हमें कास्ट सेंसस करना पड़ेगा, पर मेन चीज आती है कि कास्ट सेंसस के चैलेंज क्या है, इश्यूज क्या क्या हैं, ये हमने आपके सारे बता दिए हैं। पहला है भाई जैसे पहले हुआ था, इसके डाटा एक्यूरेसी और रिपोर्टिंग को लेके इशू है। जैसे 2011 के सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में 46 लाख कास्ट, उनके स्पेलिंग में वेरिएशन थे, डुप्लीकेट्स थे, नंबर बड़े इन्फ्लेटेड थे। तो उन चीजों को शो करने के लिए जब तुम्हारे कास्ट सेंसस का डाटा ही अच्छा नहीं है, तो सेंसस हम करते ही डाटा के लिए हैं, तो सारा का सारा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है किस पे, जो हमारा सेंसस है। उसके बाद आता है जो हमारा क्लासिफिकेशन इश्यूज, सेंटर स्टेट कास्ट लिस्ट वेरिएशन, क्योंकि हमारी जो कास्ट होती हैं ये सेंटर और स्टेट दोनों डिक्लेयर करती हैं, दोनों में अगर इनकंसिस्टेंसी है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कास्ट लिस्टेड एज ओबीसी इन वन स्टेट मे बी अनरिकॉग्नाइज्ड इन अदर, जाट्स इन हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश, एक में वो क्या है कैटेगरी है, एक में वो नहीं है, तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। भाई अब जाट्स को हरियाणा में ओबीसी मानते हैं, पर जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये तो हम नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो उसके कारण क्लासिफिकेशन में इशू आता है कि उनको कौन सी कैटेगरी में रखें। आया समझ में। फिर आता है सोशल फ्रेगमेंटेशन, जब कास्ट के बारे में पता लगेगा बंदों को कि मेरी कास्ट का अभी उत्थान नहीं हुआ है, इंपावरमेंट नहीं हुआ है, तो कास्ट बेस्ड फ्रेगमेंटेशन कॉन्शियसनेस और बढ़ जाएगी। तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये न्यू फॉर्म्स ले लेगा। तो दैट्स व्हाई पॉइंट इज सोशल फ्रेगमेंटेशन कैन इंक्रीज इफ पीपल नो अबाउट देयर कास्ट थ्रू कास्ट सेंसस। तो लोगों में और एसोसिएशन बननी स्टार्ट हो जाएंगी। प्राइवेसी कंसर्न हमेशा रहता है कि व्हेन यू कलेक्ट डाटा एंड इट इज डाटा, इस टाइम हम डिजिटल वे में कलेक्ट करेंगे तो डाटा ब्रीचेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कास्ट डाटा इज सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन रेजिंग सिग्निफिकेंट प्राइवेसी इंप्लीकेशंस। एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में आता है कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस इज अ मैसिव लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड पर्सनल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आते हैं। पॉलिटिकल मिसयूज, डाटा में बी यूज्ड फॉर प्योरली पॉलिटिकल पर्पसेस। आपको पता लग जाएगा इस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस कास्ट का ये स्टेटस है, उसके बेस पे अपन पॉलिसीज बनाएंगे, और कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस हो जाएंगी स्टार्ट, तो वो काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो नहीं पता है कि कौन सी कास्ट कहाँ लेवल पे है, इससे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो उसका पॉलिटिशियंस भी यूज करेंगे, सो दैट दे कैन अपनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसको उस तरह मैनेज कर पाए। तो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है इंडिया में, उसके बढ़ने के चांसेस और हो जाएंगे, जो कि कम हो रहे हैं, पर इससे और क्या हो जाएंगी चीजें, और ज्यादा रिजिड हो जाएंगी, ये बोला जाता है। तो एक पॉइंट रहता है सोशल फ्रेगमेंटेशन, एक रहता है प्राइवेसी इशू, वन इज क्लासिफिकेशन इशू, वन इज डाटा एक्यूरेसी, पॉलिटिकल मिसयूज, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। ये कैसे हैं? अब भाई ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगा इंडिया में, आपको सभी के लिए करना पड़ेगा ये, और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। डिलेज इन रेगुलर सेंसस फॉर एग्जांपल 2021 में होना था, तब से पेंडिंग पड़ा है। कंप्लेक्सिटी इन कैटेगराइजिंग थाउजेंड ऑफ कास्ट, तो पहले कास्ट निकालनी पड़ेगी कौन कौन सी हैं, बहुत ज़्यादा कास्ट हैं, सब कैटेगरीज हैं, और इंटरस्टेट वेरिएशन है, इसके कारण प्रॉब्लम आएगी। अब अगला आता है मेथडोलॉजिकल इश्यूज, डिफाइनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट कन्वर्ट्स इन द सेंसस डाटा। भाई जो कास्ट जिन्होंने कन्वर्ट हो गए हैं उनको कैसे लिखें, डिफरेंस इन हाउ कास्ट आइडेंटिटी मैनिफेस्ट एंड इट इज परसीव्ड इन अर्बन वर्सेस रूरल। यही प्रॉब्लम है ना, अर्बनाइजेशन जब होती है तो कास्ट के मायने अलग हो जाते हैं। हाउ यू विल एंटर दैट कास्ट इनटू अ क्वांटिफाइबल डाटा, रूरल और अर्बन
के बेसिस पे। इकोनॉमिक कॉस्ट आर वेरी हाई बिकॉज कंडक्टिंग अ नेशन वाइड, पर ये करना तो पड़ेगा ही, कॉस्ट तो है इसकी, बट इट्स बेनिफिशियल ऑल्सो, क्योंकि अगर कॉस्ट लगेगी तो कल को ये कॉस्ट बचाएगी भी, बिकॉज गवर्नमेंट कैन मेक पॉलिसीज विच आर मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो वो तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट फॉर द सेक ऑफ नेगेटिव यू कैन मेंशन दैट द कॉस्ट ऑफ कास्ट सेंसस इज वेरी हाई। अब वे फॉरवर्ड क्या है, पहली बात तो ये समझें, आपको अगर कास्ट सेंसस करना है तो एक चीज इंश्योर करें, अगर आप डिजिटल लेके आ रहे हैं डाटा कलेक्शन, तो डाटा प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है, आपके पास आता है कंसल्टेटिव प्रोसेस, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आपके पास ये चीज जो कास्ट सेंसस है ये लोगों का ट्रस्ट बन पाएगा। अदरवाइज अगर ये वन साइडेड होगा गवर्नमेंट टू पीपल तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए, ब्रॉड स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन, पॉलिटिकल कंसेंसस भी होना चाहिए, और जो अपोज कर रहे हैं कास्ट सेंसस को कि कास्ट सेंसस के ये नेगेटिव है उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इन्वॉल्व सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन डिजाइन, क्योंकि कास्ट एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है और सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम कास्ट की रियलिटीज को उस सेंसस में डाल पाए। ये है कंसल्टेटिव प्रोसेस। सेकंड, डाटा प्राइवेसी। फिर आती है, हमें कास्ट डायरेक्टरी को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। 2011 का सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर है, उसको बेस लाइन माने, उसको रिफाइन करें, ताकि जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि कास्ट स्टेट लेवल पे वेरी करती हैं वो ना आए। सो दैट हमने जब देखा है नेगेटिव, हाउ टू क्लासिफाई द कास्ट एट द नेशनल लेवल इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सबसे बड़ा, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दोज कलेक्टिंग द डाटा, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट करने वाले हैं अगर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी तो डाटा कलेक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। डाटा कलेक्ट करना है तो डाटा कैसे कलेक्ट करना है, उसकी यूज वैल्यू कितनी है, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, PHASCD, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन। आप बिगिन विद सोशो इकोनॉमिक सर्विस, फिर धीरे धीरे डायरेक्ट कुछ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आप कास्ट सेंसस करें, फीडबैक लें, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट करें, फायदा होगा तो और काम करें। तो इट शुड बी इन अ फेज्ड मैनर, पायलट प्रोजेक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नेशन के लेवल पे कर दिया। तो ये कई रिफॉर्म देते हैं, पर अब तो गवर्नमेंट ने बोल ही दिया तो कुछ कर नहीं सकते, पर दिस कैन बी यूज्ड एज द वे फॉरवर्ड। और कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स करें, आप देखें कि कास्ट, क्लास और रीजन, इसकी इंटरसेक्शनैलिटी को इंश्योर करें। आप किसी रिलीजन के हैं, उसके अंदर कोई कास्ट है और क्लास है, तभी आप गवर्नमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अकेले कास्ट के बेसिस पे स्कीम बनाना अच्छी बात नहीं है। अगर मान लो कास्ट भी है, जेंडर भी है, क्लास भी है, रिलीजन भी है, इतनी इंटरसेक्शनैलिटी होगी तो यू कैन मेक मच बेटर पॉलिसीज। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्शनैलिटी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स हैं, इंश्योर कि भाई आप कर रहे हैं कास्ट सेंसस पर जो हमारी वो चीजें हैं कि 50% की लिमिट वायलेट नहीं होनी चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन और इक्वालिटी को बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि कास्ट सेंसस आया पूरी की पूरी रिजर्वेशन हिला के रखती, तो ये आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड फॉर कास्ट सेंसस जो आपको ध्यान में रखना है। ये हमने कल पढ़ लिया था रिजर्वेशन के लिए, जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारी जजमेंट्स हैं और सब कैटेगराइजेशन ऑफ एसटीज हैं, ये हमने कल पढ़ ली थी। क्या फायदा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज का। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आ सकता है, दैट इज डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। अब इसको समझें, जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16, उसमें बोला हुआ है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन कि जो कंपनीज हैं उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डेसेंट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल के बेस पे कर सकते हो, बट ओनली फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पर कर्नाटका ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल पास किया। इसका पर्पस क्या था कि जो लोकल्स हैं उनके लिए 50% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन मैनेजमेंट जॉब्स एंड 75% इन नॉन मैनेजमेंट जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। अब मुझे बताओ, जो आर्टिकल 16 है वो तो पब्लिक सेक्टर के लिए ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने प्राइवेट के लिए कर दिया है। अर्लियर स्टेट्स ने पास किया था, हरियाणा ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज हमारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट काम कर सकती है, ना कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में, बिकॉज फिर उनके राइट टू प्रोफेशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपको कंपनी खोलने का राइट है तो उसको मैनेज करने का राइट भी है। तो राइट टू प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स, एंड हाउ कैन स्टेट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैन इम्पोज रिजर्वेशन पॉलिसी की डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट रोल के लिए। अब आता है इसका मतलब क्या होता है डोमिसाइल का, मतलब आप कहाँ रह रहे हैं। डोमिसाइल इज लाइक अ परमानेंट रेजिडेंस, आप कहाँ रह रहे हैं उसके बेस पे रिजर्वेशन मिलना ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। अब हरियाणा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में ये आ रहे हैं,
बट इसके पीछे लॉ रैशनल क्या है? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट्स में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, और लगता है कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका रीजन क्या है कि बाहर वाले लोग आके जॉब्स ले रहे हैं। गुड़गांव में बिहार से आ रहे हैं लोग। आप जाएंगे महाराष्ट्र, वहां पे भी बिहार यूपी से आ रहे हैं। तो जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो आउटसाइडर ले रहे हैं, वो इंश्योर करने के लिए ये आ रही हैं। ये परसेप्शन है दैट आउटसाइडर्स टेक अवे जॉब्स, और ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है। पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि भाई उनको वोट तो लोकली डालते हैं, तो उनको रहता है पॉलिटिकल प्रेशर सो दैट दे कैन गेन द ट्रस्ट ऑफ द लोकल पीपल, सो दैट दे कैन विन द इलेक्शंस। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हो रही है, पर हमारी जो हो रही है जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। एक बड़ा इशू है जॉबलेस ग्रोथ का। इंडस्ट्रीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उससे क्या हो रही है, जॉब्स जा रही हैं, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, जॉब्स नहीं है, तो फिर जॉब्स जो लिमिटेड हैं वो ये बोल के कि आउटसाइडर ले रहे हैं, तो उसके लिए डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन आती है। और जो माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर हैं वो कहीं और स्टेट में जा रहे हैं, और माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट, कि बाहर से लोग आ रहे हैं। इंडिया में माइग्रेशन का लेवल बढ़ रहा है, पीपल आर मूविंग फ्रॉम अर्बन टू अर्बन एरिया, रूरल टू अर्बन एरियाज। जब वो हो रहा है तो और ऐसा इशू क्रिएट होता है। अब जनरली क्या बोला जाता है कि यूजली ये कवर करते हैं जॉब जिनकी सैलरी कम होती है 50,000 या उससे कम, और प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। स्किल्ड स्पेशलाइज स्किल को, इसके लिए एग्जाम्पशन फॉर स्पेशलाइज स्किल्स नॉट अवेलेबल लोकली। अब भाई कंपनी को पता है, अगर मैं कंपनी मेरी एक्स स्टेट में खुली है, उसको वहां पे स्किल्ड लोग चाहिए। अगर वहां पे स्किल्ड लोग चाहिए तो लोकल, मान लो इस एरिया में स्किल्ड लोग नहीं है, तो फिर तो अलाउ करेंगे बाहर वालों को। कंपनी बिना स्किल के नहीं चल पाएगी। तो अगर स्किल की बात हो रही है तो बाहर वाली कंपनीज बाहर वाले लोगों को लेके आएंगी ताकि उनकी कंपनी चल पाए। तो स्किल्ड के मामले में हमको कोई दिक्कत नहीं है डोमिसाइल की। ओनली फॉर ब्लू कॉलर जॉब जो कि आसानी से लोकल एरिया में मिल जाती हैं, उनके लिए जनरली ये होती है। अब कोर्ट की जजमेंट देखें इसको लेके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोर्ट ने इस डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को लेके कैसे अपनी जजमेंट दी है। अब इसको देखें। पहला है हरियाणा जो का लॉ था, जो प्राइवेट सेक्टर में जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दे रहा था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, एज इट वायलेटेड पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट। Recently, Supreme Court in Tanvi Behel versus Shreya Goyal and others declared domicile-based reservation in PG medical seats as unconstitutional for violating Article 14, that is rule of law, that is arbitrariness. Rule of law का मतलब होता है कि चीजें arbitrary ना हो, तो उन्होंने इनको भी कर दिया कि domicile-based reservation आप PG medical seats में नहीं दे सकते। अब इसको समझने के लिए देखें कि why states are pushing for private sector, उसमें रिजर्वेशन क्यों बोल रही हैं? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ, कि आपकी जो ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ऊपर से जॉबलेस ग्रोथ है, ऊपर से एआई आ रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, इट वायलेट्स द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में आपको राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है। अगर आप प्रोफेशन करना चाहते हैं तो प्रोफेशन के मैनेजमेंट भी आपको करने का राइट होना चाहिए, पर जब आप डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन करते हैं तो उनका से कम हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का, तो इट इज अगेंस्ट द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। क्रिएट्स अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नॉट सेव्ड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 6। इसके लिए जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन के लिए नहीं है, क्रिएट्स अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उन्हीं भाई यहाँ पे ट्रेड ऑक्यूपेशन के लिए दो ही लिखी हुई हैं। एक तो लिखी हुई है कि स्टेट कुछ ट्रेड्स में जो कि लॉजिकली नहीं होने चाहिए उनमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और दूसरा लिखा है उसमें ट्रेड ऑक्यूपेशन में कि आपके लिए क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकती हैं, क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ योर टैलेंट एंड मेरिट। पर ये नहीं लिखा हुआ डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। अगर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन करनी है, दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। उसके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में लिखी है वो वैलिड नहीं है। और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में इट डिस्क्रिमिनेट्स बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, पर डोमिसाइल इज नॉट अ प्लेस ऑफ बर्थ, इट इज बेसिकली परमानेंट रेजिडेंस। आप दे सकते हो डोमिसाइल पे रिजर्वेशन, बट प्राइवेट सेक्टर में नहीं दे सकते हो। मे लीड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट, अंडरमाइंस इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ इंडिया। आज आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी कंपनी को जाके कंपनी कहीं खोल सकती है, पर अगर उसे लगेगा कि स्टेट्स बाउंड्री के अंदर अंदर स्टेट्स अपने लॉ बना रही हैं, तो इकोनॉमिक यूनिटी खत्म हो जाएगी और जो हमारी बाल्कनाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट हो जाएगी। मतलब आप लेबर को बस वहीं बोल देंगे आप लेबर यही काम करेंगी, तो उनके पास क्या है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, उनका और एक्सप्लॉयटेशन होगा। अगर लोकल्स को जॉब लोकल में मिलेगी तो कंपनीज अपने रेट अलग डिसाइड करेंगी। अब तो ओपन मार्केट है, तो अब डिमांड और सप्लाई पे चलता है, फिर डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट डिटेल्ड एनालिसिस, तो उसने देखा है कि हम इसको देखेंगे रूल ऑफ लॉ आर्बिट्रेरीनेस के हिसाब से, आर्टिकल 19 में देखेंगे और आर्टिकल 16 के हिसाब से देखेंगे जो एम्प्लॉयमेंट में बात करती है। क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, पर उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ लैंड एक्विजिशन। तो अगर गवर्नमेंट का कोई ना कोई डायरेक्टली एड है
इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और इन जनरल कोई और भी हेल्प है तो ये पब्लिक में आ जाएगी, फिर तो रिजर्वेशन पॉलिसी आ जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर इज नॉट प्योर प्राइवेट सेक्टर, वहां पे गवर्नमेंट का अगर थोड़ा बहुत भी से रहा है तो वो पॉलिसीज वहां पे लग सकती हैं। की कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न यही है, आर्टिकल 14, 16, 19 और 301, बिकॉज आर्टिकल 301 में आता है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कमर्स। अगर आप इंटर स्टेट ट्रेड एंड कमर्स नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास क्या है, आप लेबर को उधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसका सिंपल काम है, इट इज वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 301 इंटर स्टेट ट्रेड एंड कमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। अब उनके पास क्या होगा, फाइंडिंग स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेंगे उसको, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर लोकल एरिया में है तो अब पहले ज्यादा लोग थे तो वहां पे अगर मान लो किसी कंपनी में लेबर अप्लाई कर रही है 500, जॉब्स 10 हैं, तो उनकी सैलरी कम होगी ना। लोकल एरिया में लोग कम हैं, तो अगर सप्लाई कम है तो डिमांड है तो रेट बढ़ जाएंगे, तो उन पे वेज कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनीज पे। रिलक्टेंस टू इन्वेस्ट इन स्टेट्स विद सच लॉज, कंप्लायंस एंड वेरिफिकेशन चैलेंजेस, पोटेंशियल फॉर इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट्स, वे फॉरवर्ड सजेस्टेड बाय कोर्ट्स। उन्होंने सिंपल चीज बोली है कि भाई आप इसलिए दे रहे हैं ये रिजर्वेशन बिकॉज आपके पास जॉब्स नहीं है, तो ट्राई टू हैव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग, प्रोवाइड मोर जॉब्स, ताकि ये डिबेट ही ना आए। जैसे आजकल यूएसए में डिबेट आती है ना कि हमारी जॉब्स बाहर वाले ले गए, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन लॉ, इमिग्रेशन लॉ स्ट्रिक्ट कर देते हैं, पर वो सोल्यूशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर टेम्परेरी पीरियड। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू इंप्रूव द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ यूएस, ताकि जॉब्स और बढ़े, फिर चाहे जो मर्जी आए, बाहर से आए अंदर से आए, काम इतना मुश्किल नहीं है। और एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, incentivize hiring locals without mandating it, and maintain constitutional balance between state and national interest। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मैंने आपको सारे बता दिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 301, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, सब क्लॉज डी एंड ई, बिकॉज वहां पे सिटीजन के पास मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू सेटल एनीवेयर वो होना चाहिए। और आर्टिकल 38 में आता है डायरेक्ट द स्टेट टू श्योर सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक shall inform all the institutions of national life। Article 41 talks about within the limits of economic capacity and development to make effective provisions for securing right to work, education and public assistance and in cases of unemployment, old age। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 41 के अंतर्गत स्टेट ये बोल सकती है कि मैं इस चीज को प्रमोट करने के लिए डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दे रही हूं, पर इस पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज कंसर्न्स ऑन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। पहला आता है इकोनॉमिक कंसर्न्स, पहला आता है इकोनॉमिक कंसर्न्स। इसमें रहता है इकोनॉमिक कंसर्न्स में सबसे बड़ा पॉइंट कि भाई इससे डिस्करेज होगी इन्वेस्टमेंट। कंपनी को अगर तुम बाउंड करोगे बहुत सारी चीजों से तो दे विल नॉट इन्वेस्ट, तो डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय क्रिएटिंग एन अनइवन प्लेइंग फील्ड, अनइवन प्लेइंग फील्ड। मैनी ट्रिगर रिटेलिटेरियन मेजर्स बाय अदर स्टेट्स लीडिंग टू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, क्रिएट्स इनएफिशिएंसी बाय लिमिटिंग द टैलेंट पूल अवेलेबल टू बिजनेसेस, हैम्पर्स लेबर मोबिलिटी, डिमांड और सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग खत्म हो जाएगा। मतलब जब आप प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा, एक तो वैसे ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, इसको लगा के और रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो और नहीं होगा। फिर सोशल कंसर्न्स हैं भाई, फिर वही आइडिया चलेगा, सन ऑफ सॉइल मेंटालिटी, मेरी धरती जो मेरा है, ये लोकल पैरोकिलिज्म नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट है, सिटीजन को डिवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द कहां से वो आ रहे हैं, आउटसाइडर इनसाइडर में इफेक्ट होगा, फिर उन पर वायलेंस होगी, लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, सन ऑफ द सॉइल सिंड्रोम इन अदर स्टेट्स एज वेल। लीगल कंसर्न तो है ही है कि डिफिकल्टी इन यूनिफॉर्मली डिफाइनिंग डोमिसाइल एंड लोकल अक्रॉस डिफरेंट कंटेक्ट्स एंड स्टेट्स, present significant verification and implementation challenges for businesses, violates right to equality under article 14 and 16 and right to freedom of practice any profession, उस पे impact पड़ता है। लॉन्ग टर्म impact है, फिर can lead to brain drain from states within such laws, क्योंकि यहाँ पे फिर skilled individuals seek opportunities elsewhere। तुम अपने बोलोगे तुम यही जॉब कर सकते हो, बंदा बोलेगा मेरे को यहाँ जॉब नहीं करनी है, मेरे को मोर बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वो यहाँ से निकलेंगी, ब्रेन ड्रेन होगा। जैसे इंडिया से होता है यूएस में, वैसे स्टेट्स टू स्टेट्स हो जाएगा। रिड्यूसेस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू द बेस्ट टैलेंट। अब कंपनी को बोलते हैं यहीं से लेने हैं आपको लेबर, कंपनी के यहाँ पे अच्छे लोग नहीं है, मेरे को बाहर से लेने हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी नहीं आएगी, नहीं आने देंगे, तो कंपनी क्या हो जाएंगी, बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज लिमिटेड एक्सेस टू टैलेंटेड पूल पोटेंशियली लीड्स टू लोअर क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स, हिंडरिंग इनोवेशन एंड ग्रोथ। इनोवेशन और ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। And risk isolation from national economy and broader talent markets. So this is basically a idea जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक है व्हाट इज सिटीजनशिप, इसको लेके सिटीजनशिप के लेके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और इसके प्रोविजन से इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज आती है, वो आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप के लिए मैंने आपको दे दिया है जो स्टैटिक का फ्रेमवर्क है, कौन सा आर्टिकल है, किन बेसिस पे लेते हैं, किन बेसिस पे छीनी जा सकती है,
कितनी बार अमेंड किया है, क्या क्राइटेरिया ऐड किए हैं, अब कौन सी अमेंडमेंट लेके आए हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन द स्टैटिक पार्ट। मैंने मेंशन कर दिया है, यू कैन रेफर दैट पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे सिविल विद आकाश, वहाँ से आप डाउनलोड करें, वो स्टैटिक पढ़ लें। पर मेन चीज़ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो, इसको देखते हैं क्या है। अब इसमें चीज़ है, अब हमने जो अमेंड किया था तो हमने बोला था कि इलीगल माइग्रेंट्स हु फुलफिल 4 कंडीशंस जो इंडिया में हैं, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स को छोड़ के, फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो इंडिया में एंटर किए हैं बिफोर 31 2014, नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, शेड्यूल 6 वाले, और एरियाज अंडर इनर लाइन परमिट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, उनको नेचुरलाइजेशन का जो पीरियड है जनरली वो 11 साल होता है, उनके लिए कितना कर दिया, 5 साल। कोई बंदा इलीगली इंडिया में आया है, अगर वो नेचुरलाइजेशन के उसका पीरियड है 11 साल, एक तो इलीगल आया है उसको भी हम सिटीजन बना सकते हैं, क्योंकि इलीगल आया है बिकॉज वहां पे उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको 11 साल इंडिया में रहना पड़ता है, उनके लिए कंडीशन कम कर दी, कितनी कर दी, 5 साल। तो हमने इन कम्युनिटीज 6 कम्युनिटीज के लिए कंडीशन रख दी कि अगर आप ऐसे हैं तो आप इसके अंतर्गत भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये क्यों हुआ है, लॉजिक ये है कि उनके अगेंस्ट क्या हो रही है, एट्रोसिटीज हो रही हैं। तो इस अमेंडमेंट एक्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये एक्ट है, लीगल एक्ट, उसको अमेंड किया है। इसने 1955 वाले सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड कर दिया, डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, और ये हमने 11 से 5 कर दिया है। एलिजिबल कम्युनिटीज ये हैं। अब रूल्स के अंतर्गत आया था कि हमने ये रूल्स 2024 मार्च में किए और इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ही है। अब इसको हमने आपको ये बता दिया है कि इस रूल्स में बताया गया कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, कौन सा पोर्टल है, कैसे काम करेंगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ताकि हम जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके रूल्स को इंप्लीमेंट करके इन चीज़ों को रियली फोर्स में लेके आए। तो ये आया है। अब इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, दैट आर मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन ये। पहला क्या है, क्यों चाहिए हमें, इससे सर इंसानों के ह्यूमन राइट्स जो कि बाकी नेशंस में प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, इंडिया इज टेकिंग अ स्टेप टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल जो यहाँ पे वहां पे क्या है, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इलीगल माइग्रेंट्स और फ्रॉम परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को अलग किया जा सकता है, इससे नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होगी कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन है और परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज कौन है, ताकि इलीगल माइग्रेंट को पकड़ के बाहर भेजा जा सके, सो दैट नेशनल सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड। रिलीफ है ये है। अब जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनको फ्रॉम 3 इस्लामिक नेशंस, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उनको उनसे बताया जा सके, दैट इज अ गुड कॉज। अगर हम ह्यूमन डिग्निटी की बात करें तो ये स्टेप एक अच्छा स्टेप है। उसके बाद आता है कंसर्न्स रेज्ड, इट एक्सक्लूड्स माइग्रेंट्स फ्रॉम नेशंस लाइक श्रीलंका एंड म्यांमार। सीएए रूल्स 2024 लैक टेस्ट टू वेरीफाई परसिक्यूशन बेस्ड माइग्रेशन। अब कंसर्न ये है कि भाई माइग्रेंट्स बाकियों से नहीं आ रहे हैं, इसमें इस्लाम को इंक्लूड नहीं किया है, ज्यूज को इंक्लूड नहीं किया है, अथीस को इंक्लूड नहीं किया, इट वायलेट्स 14 एंड सेक्युलरिज्म, इट लैक टेस्ट टू वेरीफाई परसिक्यूशन बेस्ड माइग्रेशन। रूल्स आए तो पता कैसे लगेगा परसिक्यूशन हुआ है, आपने ब्लैंकेट बैन बोल दिया कि अगर ये 3 कंट्री से ये कम्युनिटी के लोग आए सारे क्या परसिक्यूटेड हैं, तो इट विल बी वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, दैट विल बी आर्बिट्ररी। वो सीए ट्रीट्स माइग्रेशन डिफरेंटली बेस्ड ऑन। अब सीए ने बोला माइग्रेशन को आपने ये डेट कैसे डिसाइड की, 31 दिसंबर 2014, इसके बाद, इससे पहले आए तो ठीक है, उसके बाद परसिक्यूशन बंद हो गई, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये चीजें किसके पॉजिटिव और नेगेटिव है। और वैसे एक और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 6A वाला, ये हम कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर एक चीज समझें, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट जो असम को लेके है, असम अकॉर्ड्स को लेके है, पर आपको एक चीज इंश्योर करनी है पहले कि जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे आप सिटीजनशिप वाला, रूल्स वाला, आपको एक ही चीज पढ़नी है, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं। ये डाटा सारा मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इट इज गुड कि भाई आप इस डाटा को अपने हिसाब से पिक एंड चूज करें और चीजों को करते रहें, पर मेक श्योर वन थिंग कि करंट अफेयर वही करें जो इंपॉर्टेंट हैं। मेन फोकस शुड बी ऑन स्टैटिक। और ये सारी पीडीएफ आपको सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो कल हम करेंगे सेक्शन 6A, और ये हम आराम से रोज आधे घंटे की वीडियो करते हैं ताकि आपके करंट अफेयर लास्ट तक क्या हो जाए, सारे कवर हो जाए। सेक्शन 6A है एक, और एक हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और फिर हम उसके बाद स्टार्ट आएगा हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर आएगा। वी विल दैट डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टुमारो। थैंक यू सो मच।